हेलो एवरीवन, मैं प्रभाकर निषाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिवान। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होगी वह लैंड यूज इन इंडिया, इट्स क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न पर होगी। यह टॉपिक ज्योग्राफी पीजी 4th सेमेस्टर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पेपर 14th थर्ड यूनिट का यह टॉपिक है। इसमें हम भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण करेंगे तथा इसके प्रारूप की भी चर्चा करेंगे। भूमि उपयोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भूमि की स्कैरसिटी जो है वह बढ़ती जा रही है, भूमि की उपलब्धता घटती जा रही है। अतः भूमि का सदुपयोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे भारत में भूमि का वर्गीकरण किया गया है और कैसे डिफरेंट टाइम पीरियड और स्टेट वाइज भूमि उपयोग का वेरिएशन क्या है। भारत में भू राजस्व विभाग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड यूज संबंधी अभिलेख रखता है। भूमि उपयोग समवर्गों का योग कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। रिपोर्टिंग क्षेत्र उस एरिया को कहा जाता है जहां से रिपोर्टिंग हुई हो और कुल क्षेत्र में सारे एरिया आ जाते हैं। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। अब हम देखेंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। इसका मुख्य कारण क्योंकि असम को छोड़ करके पूर्वोत्तर राज्यों के आंकड़े नहीं लिए गए हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से पाकिस्तान और चीन के कब्जों वाले जमीन का सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है। भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित, जो कि कम या अधिक हो सकता है। मान लीजिए कि इस साल रिपोर्टिंग एरिया ज्यादा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में इस साल रिपोर्टिंग हो गया तो ये रिपोर्टिंग एरिया हमारा बढ़ जाए, परंतु भौगोलिक क्षेत्र जो है वह कांस्टेंट रहता है। भारत का जितना एरिया है वह कांस्टेंट रहेगा अनलेस अनटिल जो है हम नई टेरिटरी ऑक्युपाई न कर लें या कोई टेरिटरी किसी अन्य को दे न दें। इन दोनों कंडीशन को छोड़ करके कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वह उसका जो क्षेत्रफल होगा वह कांस्टेंट। आइए हम देखते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जो हम क्लासिफिकेशन हम यहाँ ले रहे हैं वह भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाया गया है। भू राजस्व विभाग ने भारत को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया है तथा इसके सब पार्ट मिलाकर के यह 9 भागों में हो जाता है। तो भारत में भू राजस्व विभाग जो है वह भूमि उपयोग को 9 भागों में बांटता है, जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। जो पहला है वह वन है, जो एरिया फॉरेस्ट के अंदर है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अंदर बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो बंजर है या कृषि करने लायक ही नहीं है, जैसे मान लीजिए वह ग्लेशियर से कवर हो या वहां पूरा बालू ही हो या ऐसा एरिया जो ढाल हो या ऐसा एरिया जिसकी उपजाऊपन इतनी कम है कि वहां एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है, उन सब एरिया को इसके अंदर रखते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट हो जाता है वह गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि होता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि जैसे मान लीजिए रोड हुआ, बिल्डिंग्स हुए, सेटलमेंट्स हुए, रूरल अर्बन सेटलमेंट दोनों हो सकते हैं। इसके बाद के नदी हो गए, नाले हो गए, बिल्डअप एरिया हो गया, ये सारे एरिया जो कि यूज में तो है पर यह गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए गए हैं। तीसरा जो है हमारा वह प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो तो प्रति तो नहीं है फिर भी वह कृषि अयोग्य भूमि है। इसमें अस्थाई चारागाह आता है। अस्थाई चारागाह जहाँ पशु का चारागाह हो, पशुओं के चरने के लिए लैंड हो, उसको अस्थाई चारागाह कहते हैं। अस्थाई मतलब वह वहीं फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए छोड़ दें अगले साल से उस पर खेती करें, ऐसा हम इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसके अंतर्गत वही भूमि रखेंगे जो हमेशा के लिए चारागाह के लिए ही छोड़ दिया गया है। इसके अंदर दूसरी जो कैटेगरी है वह है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि आया है। ध्यान रखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए सेब की फसल कर रहे हैं, सेब की फसल वह
इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वह शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। अगर हम पौधा लगाते हैं कृषि के पर्पज से तो वह भूमि इसके अंतर्गत नहीं आती, जिसमें मुख्यतः ऑर्चर्ड प्लांटेशन है। परंतु अगर वहाँ बगीचे हैं, जैसे कृषि के कार्य, जैसे आप अपने आसपास बगीचे देखते होंगे, या कुछ ऐसी भूमि है जिसे आप बस ऐसे ही कुछ पौधे लगाकर छोड़ दिए गए हैं, वो सब एरिया को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंदर जो तीसरी कैटेगरी है वह कृषि योग्य बंजर भूमि है, जहां 5 से अधिक वर्ष तक खेती नहीं की गई हो। अर्थात ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य तो है, परंतु अभी हमारी टेक्नोलॉजी के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार वह कृषि के योग्य नहीं बनाई जा सकी है, और वहाँ लगातार 5 वर्ष से खेती न हुई हो। उससे पहले में भी वहाँ कृषि होती हो गई, और उसके उपजाऊपन घट जाने के कारण आज वहाँ कृषि नहीं हो रही। इसके बाद हम चौथे पर आते हैं, जो परती भूमि है। परती भूमि को हम 2 भागों में करते हैं। पहला जो है वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि वह भूमि होती है जो एक प्रेजेंट टाइम में छोड़ दिया गया। जैसे अगर आप अभी फील्ड का सर्वेक्षण करें, अगर खेत में जाएं तो देखें कितने खेत का हिस्सा हो, खेती हो रही हो उसमें, लेकिन जो प्रेजेंट फसल लगी है, जो वर्तमान फसल लगी है, उसमें अगर कोई एरिया छूट जाता है तो उसको वर्तमान प्रतिभूमि में रखते हैं। तथा वर्तमान प्रतिभूमि के अन्य प्रतिभूमि ऐसी प्रतिभूमि जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से, परंतु 5 साल से कम वर्ष में वहां खेती न की गई हो, उस भूमि को हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और अंतिम आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में कृषि की गई हो, ऐसे क्षेत्र को हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया, कि भारत में कैसे भूमि उपयोग का प्रारूप समय के अनुसार चेंज हुआ है, तो यहाँ आप 2 फिगर देख रहे होंगे जिसमें लैंड यूज दिखाया गया है। ये भारत का लैंड यूज है। एक का जो आंकड़ा है 1960-61 का है, दूसरा आंकड़ा जो है 2014-15 है। हालांकि इस समय हम लोग 2020 में है, फिर भी जो 2014-15 का आंकड़ा है उससे अभी कोई रिमार्केबल या ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसको नोटिस किया जाए। तो 2014-15 का लगभग आंकड़ा 2019-20 में एप्लीकेबल होता है। अगर हम इसमें देखें तो पहली भूमि जो है फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट 60-61 में 18% था, वह अब बढ़ करके 23% हो गया है। बैरन एंड वेस्टलैंड जो है वह 12% से घट करके 5% हो गया है। नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि कार्य में उपयुक्त जो भूमि थे वह 5% से बढ़ करके 9% हो गया है। जो परमानेंट चारागाह थे वह 5% से घट करके 3% एरिया में हो गए हैं, और जो उपवनों तथा अन्य वृक्ष फसलों के अधीन जो भूमि थी वह 2% से घट करके 4% पर आ गई है। कृषि योग्य प्रतिभूमि है वह 6% से घटकर 4% पर आ गई है। करंट फेलो लैंड जो है वह 3% से 4%, यह बढ़ता घटता रहता है। इसके बाद अगर आए अदर देन करंट फेलो लैंड पर, तो वह भी है जो 4% से 5% आ गया है, तथा नेट सोन एरिया 45% से 46% एरिया पर पहुंच गया है। तो हम देखेंगे कि 2-3 चीज हमको बड़ी मार्केबल लग रही है, जैसे फॉरेस्ट का 18 से 23% हो जाना है, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूज का 5 से 9% हो जाना है, बैरन एंड वेस्ट लैंड का जो है 12% से 5% हो जाना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड का 6% से 4% हो जाना, तथा करंट फेलो लैंड का 5% से 3% हो जाना। यह एक इम्पॉर्टेंट चेंज दिखाता है जिसको हम नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। वनों के अधीन क्षेत्र, यह जानना आवश्यक है वर्गीकृत वन क्षेत्रों तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो दोनों है वह अलग अलग हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित होते हैं। भू राजस्व अभिलेख में इस परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक रूप से वन पाए जाते हैं। यही कारण है जो अभी हम पिछली स्लाइड में देखे थे कि वन का क्षेत्र 1960-61 से 2014-15 में जो है 18% से बढ़कर 23% हो गया है। परंतु इसका यह कारण नहीं है कि हमने वास्तव में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी की है, बल्कि जो हमारा डिफिनीशन था वन के अंतर्गत आने वाले
क्षेत्र को हम वन क्षेत्र कहते हैं, उसको हमने चेंज करके ऐसी भूमि वन क्षेत्र घोषित किया गया जहां की वास्तव में वन नहीं है, इसीलिए यह वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है, यह एरिया के हिसाब से है, परंतु जो परसेंटेज शेयर है वह मिजोरम का सबसे अधिक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बहुत कम है। आप कारण आसानी से समझ सकते हैं कि इन राज्यों में वन प्रतिशत क्यों बहुत कम है, क्योंकि यही क्षेत्र जो है मुख्यतः एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ जो पहले वन पाए गए थे उसको काट करके यह कृषि योग्य भूमि बना दी गई है, और भारत की मुख्यतः कृषि जो है इन्हीं एरिया पर डिपेंड करता है, इसलिए इन एरिया में वन का क्षेत्र जो है बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% हिस्सा वन के रूप में होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यह ट्रॉपिकल एरिया की बात है। अगर हम वर्ल्ड वाइज लें तो यह हर एक देश का अलग अलग होता है, परंतु ट्रॉपिकल देश जो है जो उष्णकटिबंधीय एरिया में आते हैं वहाँ 33% हिस्से पर वन का होना आवश्यक है। फिर भी हम भारत का देखेंगे तो यहाँ अभी मात्र 23% वन क्षेत्र घोषित है, और उस 23% एरिया में भी वन जो है उनका शेयर कम है। सैटेलाइट इमेज से देखने से यह पता चलता है कि जो एक्चुअल वन क्षेत्र है वह 17 से 19% ही होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ गैर कानूनी ढंग से जंगल की कटाई हो रही है और निर्माण कार्य में तेजी आई है। जंगल के आसपास एक बड़ी आबादी रहती है जो वन संपदा पर निर्भर। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में हम पहले डिस्कस किए गए हैं, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि तथा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर, पहाड़ भूभाग, मरुस्थल आदि को कृषि अयोग्य भूमि में वर्गित किया जाता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्य हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा है, वैसे वैसे बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि में समय अनुसार कमी इसके साक्षी हैं। क्या हुआ है कि जब 1960 से लेकर के अब तक जो हमारी प्रौद्योगिकी थी, हमारी टेक्नोलॉजी थी, वह भी वृद्धि हुई है। उस टेक्नोलॉजी के अनुसार इस बंजर भूमि को हम या तो कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने में सफल रह गए हैं, या तो हम इस पर नॉन एग्रीकल्चरल यूज जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन हुए, बिल्डिंग्स हुए, यह सब बनाने दिए, जिससे कारण क्या हुआ कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि में कमी आई। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि इस वर्ग में जो है बस्तियां आती हैं, शहरी और ग्रामीण, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, नहरें आदि, उद्योग, दुकान आदि भूमि ऐसे सम्मिलित है। द्वितीयक व तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि इस समवर्ग भूमि में वृद्धि करती है। पिछली स्लाइड में हम यह देख रहे थे कि किस किस क्षेत्र में भूमि जो है वह बढ़ा है, घटा है। सबसे ज्यादा वृद्धि जो है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में हुई है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा क्षेत्र तथा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विस्तार पर भी समय अनुसार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में भी दिन ब दिन विस्तार होता जा रहा है। अतः कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य भूमि परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। हम प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि के लिए बात करें तो इसमें पहला जो आता है स्थायी चारागाह है। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायती या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में आता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। पूरे भारत का लगभग 1/3 चारागाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। चारागाह के क्षेत्र में 1960 से लेकर अब हर साल कमी ही आती गई है। इसका मुख्य कारण है कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। चारागाह भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। साझी चारागाहों पर गैर कानूनी ही इसकी नियमितता का मुख्य कारण है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में आता है तथा इस प्रकार की भूमि का भी
समय अनुसार 1960 से लेकर अब तक अगर हम प्रारूप देखें तो वह कमी आई है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे जो बचपन में वृक्ष थे जितने वह अब नहीं रह गए हैं। उन वृक्षों को काट करके या तो वहाँ मकान बना दिए गए हैं या फिर उन एरिया को कृषि में परिवर्तित कर लिया गया है। नेक्स्ट जो है वह कृषि योग्य बंजर भूमि है। यह वह भूमि होती है जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक परती या कृषि रहित छोड़ दिया गया है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी का विकास करें तो यह भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार की भूमि को स्थानीय भाषा में रेह, भूर अथवा ऊसर कहा जाता है। आप ऊसर या रेह का नाम सुने होंगे। भारत में इस प्रकार की भूमि उपयोग का 36% राजस्थान में पाया जाता है। मतलब लगभग 1/3 जो है वह राजस्थान में ही पाया जाता है। अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत दो भाग आते हैं, एक वर्तमान प्रतिभूमि तथा एक दूसरी पुरातन प्रतिभूमि। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। कृषि वर्ष क्या होता है? कृषि वर्ष उस समय को कहते हैं जब हम किसी फसल को लगाने से लेकर के उसके काटने रोपने का जो समय लगता है उसको हम एक कृषि वर्ष कहते हैं। जैसे भारत में एक खरीफ का जो सीजन है उसे एक कृषि वर्ष कहा जा सकता है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता व पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। वर्तमान क्षेत्र में समय अनुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश कृषि जो है वर्षा पर निर्भर करती है। जैसे चावल के सीजन में अगर बारिश नहीं हुई तो वर्तमान प्रतिभूमि बढ़ जाएगा और चावल हुई तो उस साल वर्तमान प्रतिभूमि कम हो जाएगी। और इसी प्रकार यह फसल चक्र पर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी किसी फसल पर किसी किसी खेत में 3 फसलें होती हैं तो वहाँ वर्तमान प्रतिभूमि कम होगी। अगर 2 होगी तो जिस समय सर्वेक्षण हो रहा है उस समय कुछ समय के लिए वह एरिया खाली छोड़ दिया जाएगा तो वह भी क्या होता है वर्तमान प्रतिभूमि में काउंट हो जाता है। तो यह सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है। यह समय और फसल चक्र बारिश पर निर्भर करता है। पुरातन प्रतिभूमि वह प्रतिभूमि होती है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम भूमि उपयोग पर जिसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यह वह भूमि है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं। आप अगर जाएंगे फील्ड में जहां भी लगातार फसलें या तो उगाई जाए काटी जाए उसको हम इस क्षेत्र में शामिल कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। दोनों में अंतर समझिए। मान लीजिए कि 1 एकड़ की जमीन है उस पर अभी कृषि हुई है तो वह क्या हो जाएगा वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा। परंतु उसी 1 एकड़ में 2 से 3 फसल होगी। मान लीजिए 3 फसल है तो हम उसी एरिया को हम 3 बार जोड़ेंगे तो वह 3 एकड़ हो जाएगा। तो 3 एकड़ क्या कहलाएगा वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ग्रॉस सोन एरिया उसको हम 1 एकड़ कहेंगे तो वह हो जाएगा नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कृषि योग्य बंजर भूमि के उपयोग के कारण शुद्ध बोया गया क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जा रहा था। ऐसे संकेत हैं कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि हुई है। आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे कि जो कृषि योग्य भूमि थी जिस पर कृषि की जा रही थी अब उस पर गैर कृषि कार्य जैसे या रोड बना देना या घर बना देना इस प्रकार की एक्टिविटी चलती है। शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाता है। यह उस राज्य की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है। पंजाब में 80% क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यह समतल भूमि है। इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा वेस्ट बंगाल के भी कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। इसके विपरीत
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में यह घट करके 10% रह जाता है, क्योंकि इन राज्यों की भूमि समतल नहीं है। परंतु एक चीज हम यह देखेंगे कि इन राज्यों में वन के अधीन आने वाले क्षेत्र ज्यादा हो। तो आशा करता हूँ आपको यह वर्गीकरण तथा प्रारूप भूमि उपयोग का समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज करके। हम उसको निवारण के लिए तैयार हैं। धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए।